और आज हमारी बात अभी आपके सामने शेखर राव जी जो ट्रस्मा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी अपनी बात रखी और मधुसूदन जी ने भी डेटा बेस्ड आपके सामने बात रखी। बजट प्राइवेट स्कूल जैसे कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है, ऐसे बजट स्कूल्स में ज़्यादातर बच्चे जो है हमारे शिक्षा ग्रहण करते हैं। देश में करीब 5 लाख के करीब स्कूल हैं। अगर हम सीबीएसई के स्कूल्स की बात करें तो 24,200 के करीब सीबीएसई के स्कूल हैं, आईसीएसई के 4,200 के करीब स्कूल हैं, आईबी बोर्ड के 1,000 के करीब स्कूल हैं और बोर्डिंग स्कूल्स 85 के करीब बोर्डिंग स्कूल्स हैं। तो ये 30,000 स्कूल जो आप स्टेट बोर्ड्स के अलावा आप कह सकते हैं स्कूल, और इनमें से भी 50% बजट प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि आईसी और सीबीएसई के स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र या रूरल एरियाज़ पे चलते हैं वो भी बहुत कम फीस पर जो है बच्चों को शिक्षा देते हैं। और अभी डेटा एक पब्लिश हुआ है जिसपे ये कहा गया कि 70% देश के स्कूल 1,000 रुपया प्रति माह से कम फीस लेते हैं। और ये जो स्कूल है कम्युनिटी स्कूल हैं, 1,000 रुपया जो फीस है उसमें भी ये डिस्काउंट देते हैं, इनके पैसे बेड डेट्स में चले जाते हैं। तो अगर आप एवरेज कहें तो 750 से 800 रुपये इनको जो है फीस प्राप्त होती है। इस पर ये पूरे देश की एजुकेशन का 50% से ज़्यादा सहयोग इन स्कूलों के साथ किया जाता है, ये बच्चों के साथ करते हैं। और सिर्फ ये बच्चों के साथ सहयोग नहीं करते, देश की जीडीपी पे भी इनका एक बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि स्कूल्स के साथ एक इंडस्ट्री भी जुड़ी है। स्कूल इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन स्कूल्स के साथ जो इंडस्ट्री जुड़ी है, अगर आप देखें स्कूल शू से लेके बच्चा स्कूल सॉक्स पहनता है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है, यूनिफॉर्म बनाने वाले लोग हैं, कॉपी इंडस्ट्री के लोग हैं, पब्लिशर इंडस्ट्री के लोग हैं, उसके बाद जो साइंस इंडस्ट्री जो स्कूल्स की लेबॉर्ट्री में काम करती है। तो इस प्रकार 3 करोड़ लोग और जो हैं जो स्कूल्स में अपने सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, वहाँ पर सामान प्रोवाइड करते हैं, वो इंडस्ट्री इनके साथ जुड़ी है, जो स्कूल क्लोज़र के साथ साथ जो है बिल्कुल बंदी के कगार पे है, जिससे देश की जीडीपी पे भी एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। अभी एक सिंगापुर के मैगजीन ने इसको पूरा डिटेल में कवर किया है कि कैसे 3 करोड़ लोग, हमने उनको समझाया था, जो इसके साथ 2 करोड़ टीचर और 3 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवार इसके साथ जुड़ा है, यानी कि 30 करोड़ लोग। अगर एक परिवार से 6 लोग जोड़े जाएं तो स्कूल क्लोज़र के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि अब स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, लेकिन स्कूल सिर्फ 16 महीने से बंद नहीं है। 16 महीने स्कूल्स को बंद हुए हो गए। जो बजट प्राइवेट स्कूल की स्टोरी जैसे मधु जी ने और शेखर राव जी ने भी बताई, हमारे जो बजट स्कूल, हमने एक सर्वे किया, हमारे कम्युनिटी के स्कूल है जहाँ पर आसपास से नज़दीक से बच्चे आते हैं। तो जब 2019 में कोविड की त्रासदी से स्कूल बंद हुए तो तब हमने एक सर्वे कराया जिस पे निकल के आया कि 2018-19 का भी हमारा 25 to 50% बैड डेट्स में चला गया, क्योंकि 21-22 तारीख को स्कूल क्लोज़र में चले गए थे। और हमारे ज़्यादातर जो स्कूल की फ़ीस है वो रिज़ल्ट जब 28, 29, 30, 31 तारीख को सुनाते हैं तो उस समय हमारे जो है रिकवरी होती है। तो वो रिकवरी भी हमारी, यानी हम उससे पीछे से भी बैड डेट्स पे स्कूल जो है जा रहे थे, जिसका परिणाम हमने सरकार को बहुत कुछ हमने अपनी सलाह दी। जैसे मधु जी ने बताया कि बसेस का इशू लिया, स्कूल्स का दूसरा एक बहुत मेजर पार्ट है बसेस, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और स्कूल बसेस की लाइफ भी गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है। तो एक और भी बड़ा एक लॉस होने जा रहा है कि 2 साल से अगर स्कूल नहीं खुले तो बस की लाइफ भी अगर हमने एक्सटेंड नहीं की, कहीं पर एनजीटी की वजह से 10 साल स्कूल की लाइफ है, कहीं 15 साल लाइफ है, तो जिन स्कूल्स की बस के 9 साल हो चुके थे वो अब इमीडिएट अगर स्कूल खुलेंगे तो वो सड़क पे नहीं चल पाएंगी, क्योंकि वो उनकी लाइफ एक्सपायर हो चुकी होगी। तो सरकार से हमारी ये भी मांग है कि उनकी अगर वो स्कूल बसेस नहीं चली हैं उस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जाए। अदरवाइज़ ये स्कूल खुलने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या का सामना स्कूल संचालकों को करना पड़ेगा। स्कूल चलाना इस समय कोई आसान काम नहीं होगा। आप देखिए, अभी यहाँ से एक प्रदीप, एक
यूथ ने जो है सुसाइड किया, सुब्रमण्यम दंपति ने वहाँ सुसाइड किया। राजस्थान में 10 सुसाइड, विधानसभा में एक विधायक ने रिपोर्ट पढ़ के सुनाया कि 10 स्कूल संचालक जो है वहाँ सुसाइड कर चुके हैं। हरियाणा में रविंदर गोदारा ने सुसाइड किया। और ऐसे बहुत सी, मैं इनको हत्या कहूँगा, ये सुसाइड नहीं है, ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिससे कोई अपनी जीवन को ख़त्म नहीं करना चाहता। आसान नहीं होता अपना जीवन त्याग कर देना। एक बीमार पड़ा हॉस्पिटल में, 2 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति भी ये नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को त्याग दूं। तो अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो ये परिस्थितियां उनकी हत्यारी हैं। और हत्या परिस्थितियों ने की। और किसने ये परिस्थितियां बनाई, किस नीति की वजह से परिस्थितियां बनी? तो मैं कहूँगा हमारी शिक्षा नीतियां भी जो है इसकी जिम्मेदार हैं, क्योंकि शिक्षा एसेंशियल सर्विसेज में नहीं है। शिक्षा किसी भी प्रदेश और देश की प्रायोरिटी में नहीं है, और ऐसी शिक्षा नीति बनाई नहीं गई। हर एक को पता है कि कोविड जैसी स्थितियां सालों में आती ही आती हैं। कभी स्वाइन फ्लू आया, कभी कोविड आया, कोविड से पहले भी ऐसी परिस्थितियां आई। लेकिन आज देश जब इतने आगे बढ़ चुके हैं, किसी ने भी शिक्षा के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती तो ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा कैसी चलती रह सकती है। तो उस पर सबसे बड़ी जो शिक्षा नीति जिम्मेदार क्या थी कि हमारी शिक्षा गवर्नमेंट गाइडेड है। और ये नीसा बार बार इसका प्रश्न उठाती है कि आगे आने वाले समय में भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, और शिक्षा ही किसी देश के भविष्य का निर्माण करती है। हमारे देश के बच्चे ही कल को आने वाले देश के जो है कर्णधार होते हैं। अगर उनकी ही शिक्षा पिछड़ जाएगी, वही शिक्षा में पिछड़ जाएंगे, तो समझे देश पिछड़ेगा। तो हमारी शुरू से ये मांग रही थी कि शिक्षा की नीति जो है वो गवर्नमेंट फंडेड हो। अगर ये गवर्नमेंट फंडेड होती, आपने देखा सरकारी स्कूल के टीचर्स ने किसी ने क्या आत्महत्या की या आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट फंड कर रही है। और जो प्राइवेट स्कूल्स थे, ये गवर्नमेंट गाइडेड की वजह से पेरेंट्स जो है वो पैसा उन्होंने स्कूल को देना बंद कर दिया। कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ऐसे आए कि कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, और अभी भी इस प्रकार की स्पष्ट नीति नहीं है कि जो लर्निंग लॉस है उसको कैसे कवर किया जाएगा। जब स्कूल खुलेंगे तो जो एक लर्निंग लॉस हो चुका है, पहले ही देश की जो परिस्थितियां लर्निंग के, उसमें आपने असर की रिपोर्ट पढ़ी, आपने पीसा की रिपोर्ट में देखा होगा कि देश में पीसा का, जब हिंदुस्तान पीसा में बैठा था तो लास्ट पायदान में ऊपर नीचे से दूसरे नंबर पे था। उसके बाद पीसा में बैठना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पीसा में हिंदुस्तान बैठेगा। उसकी तैयारी हो रही थी, लेकिन अकेली तैयारी नहीं, शिक्षा नीति उस प्रकार की होनी चाहिए कि कोई भी परिस्थितियां आए, शिक्षा को एसेंशियल सर्विसेज और प्रायोरिटीज़ में लेना चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थितियों में भी शिक्षा जो है वो ग्रस्त ना हो, प्रभावित ना हो। देश के भविष्य के जो नागरिक हैं उनका कहीं भी लर्निंग लॉस ना हो। नीसा उसके लिए एक सर्वे भी करवाने जा रही है, जिसको मधुसूदन जी और हमारे प्रसाद राव जी हेड कर रहे हैं, ताकि नीसा कोशिश कर रही है कुछ लर्निंग गैप के लिए हम एडवाइस दे सकें कि किस प्रकार इसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये सारी जो कमियां थी, और इस पर अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एक तरफ हमें कहा जाता है कि शिक्षा नॉट फॉर प्रॉफिट है, और हमसे कमर्शियल चार्जेस वसूल किए जाते हैं। ये इस समय कारण, ये भी एक कारण उसके अंदर शामिल हुए। प्रॉपर्टी टैक्स स्कूल्स के साथ लिया जाता है। जब स्कूल एक मंदिर है, नॉट फॉर प्रॉफिट की जगह है, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। स्कूल वाले कहाँ पर लड़ेंगे? स्कूलों के पास इतनी फाइनेंशियल वो भी नहीं है। दूसरा, स्कूल्स का काम शिक्षा देना है कि ना कि सड़कों पर प्रदर्शन करना या कोर्ट के अंदर मुकदमेबाजी करना। अगर सरकार इसको थोड़ा सा ध्यान में रखे, प्रॉपर्टी टैक्स ये टोटली एग्जेम्प्ट होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो बसेस भी हैं, बसेस स्कूल में बच्चों को लाने का काम करती हैं। कई जगह पर पैसेंजर टैक्स भी लगे हुए हैं। तो टैक्सेस किस चीज़ के? वो तो बच्चों को स्कूल, गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई थी, स्कूल चले, हम बच्चों को स्कूल लाया जाए। तो बसेस भी जैसे एम्बुलेंस सब्सिडी में मिलती हैं, उस प्रकार, क्योंकि वो बच्चों को स्कूल लाने का काम करती हैं। और शिक्षा नीति की वजह से और शहरों के अंदर जगह ना होने की वजह से स्कूल्स को शहर से बाहर खोलना पड़ा।
तो बसेस उसके लिए एक मेजर कंपोनेंट थी जो बच्चों को स्कूल लेके जाती हैं। तो ऐसी नीति भी बननी चाहिए कि जो स्कूल बस हो, जिस प्रकार एम्बुलेंस के लिए सब्सिडी होती है इसी प्रकार उसमें भी सब्सिडी हो, और वो वेल इक्विप्ड हो, ना कि उसके बाद जो है उस पर कैमराज लगाने पड़े, उस पर GPS लगाने पड़े, और ना किसी प्रकार का टैक्स जो है, क्योंकि वो टैक्स जो है वो शिक्षार्थी पे लगता है, बच्चे पे लगता है, पेरेंट्स पे लगता है। इस तरह के सारे टैक्स इन नीतियों में बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। और यही कारण थे कि जो इस तरह के टैक्सेस थे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मेजर, क्योंकि हमारे पास एक स्पष्ट नीति नहीं थी, तो जो लोन्स थे सारे अक्सर स्कूल लोन्स पे चल रहे हैं, और जो नेशनल बैंक हैं वो ज़्यादातर स्कूल्स को लोन नहीं देते हैं। लोगों ने प्राइवेट फाइनेंसर से लोन ले रखे हैं जो बहुत हैवी इंटरेस्ट है। हमारी सरकार से ये भी मांग थी कि एक स्कूल कॉरपोरेशन हो, फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, जो कम रेट पर स्कूल्स के लिए लोन दे, ताकि इस तरह की परिस्थितियां जो आज बनी हुई है वो ना बने, और शिक्षा भी सुलभ और सस्ती बच्चों को मिले। तो ये सारी चीज़ों ने इतना प्रेशर क्रिएट किया। तो हमारी सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि बजट प्राइवेट स्कूल, अगर गवर्नमेंट स्कूल पे जो खर्चा हमने एक सर्वे में निकाला है वो 80,000 टू पर चाइल्ड पर ईयर, मिनिमम 80,000 से लेकर ये 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए ईयरली जो है खर्चा है। और जबकि प्राइवेट स्कूल का मैंने आपको बजट स्कूल्स का बताया कि 70% स्कूल जो है 1,000 रुपये से कम, यानी 1/6 1/10 पर जो है वो सरकार की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। तो सरकार अगर इस तरह की नीतियाँ बनाकर इनको प्रमोट करे, फंडेड पॉलिसी बनाए, वाउचर सिस्टम दे, पेरेंट्स को डायरेक्ट फंडिंग करे 3,000 पर मंथ, तो 92% जो स्कूल हैं वो उनकी रेंज में आ सकते हैं। पेरेंट्स को फीस देने में दिक्कत आएगी, ना इस तरह की परिस्थितियां बनेगी कि स्कूल वालों को फाइनेंशियल दबाव में आत्महत्या करना पड़े। तो मेरी सभी से मैं इसको आत्महत्या नहीं, हत्या कहूँगा कि नीतियों ने उसकी हत्या की है। सरकारी नीतियों ने, सरकार को जो बिल्कुल संवेदनशील बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इस पर तुरंत जो है इंटरवीन करना चाहिए। हमने बहुत सारे पत्र हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, लेबर मिनिस्टर को, हर एक मंत्री जी को, मैंने और मधुसूदन जी ने और सारे हमारी एसोसिएशंस ने मिलकर सैकड़ों पत्र दिए और इस स्थितियों से अवगत कराया। तो अब ये वक्त है, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठे उनके हार्ट फेल हो चुके हैं, जो किसी को पता नहीं लगा। सैकड़ों लोगों के साथ ये स्थितियां गुजर चुकी हैं। अगर अभी स्टेप नहीं लिया गया तो ये हज़ारों और सैकड़ों पर इसका प्रभाव और जाएगा। लेकिन हम अपने एक एक शिक्षक से ये अपील आपके सामने करना चाहते हैं कि नो मोर सुसाइड, कि कोई और अब सुसाइड नहीं करेगा। हिम्मत रखें, हमारे साथ हमारे पत्रकार बंधु भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि आप हमारी आवाज़ बनेंगे तभी ये इंसाफ मिल सकता है। आम आदमी सोचता है स्कूल वाले पे बहुत पैसा, अगर पैसा होता तो मैं अपने सब भाइयों से पूछता हूँ फिर ये हस्बैंड वाइफ अपनी ज़िंदगी क्यों देते, ये प्रदीप अपनी ज़िंदगी क्यों छोड़ता। कोविड में बहुत लोगों ने जो है इस दम्भ को झेला है, बहुत सारे स्कूल के अलावा और लोगों सेक्टर ने भी झेला है। लेकिन अगर कोई आत्महत्या करता है इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े कारण है और हम उन कारणों से गुजर रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करते हैं सभी पत्रकार बंधुओं से कि कृपया हमारी बात, क्योंकि आपके अलावा और कोई माध्यम नहीं है जो सरकार पे बहुत सशक्त और पावरफुल तरीके से हमारी बात पहुंचा सके। हमने आपको बताया कि 70% स्कूल ऐसे हैं और 16 महीने से जब पैसे नहीं आ रहे और पिछले पैसे भी नहीं, आप समझें एक छोटे से स्कूल में भी 15 से 20 टीचर्स होते हैं, उसके पास कर्जा अलग है, 20 टीचर्स को सैलरी देने का दबाव अलग है, सरकारी दबाव अलग है, प्रॉपर्टी टैक्स देने हैं, बसेस के टैक्स देने हैं, बसेस के इंश्योरेंस करानी है। जब अगर थोड़े दिन के लिए स्कूल खोल रहे हैं उसके लिए भी बहुत सारा खर्चा करना है। अगर थोड़े दिन के लिए 2 बार थोड़े दिन के लिए स्कूल खुले उसका भी नुकसान प्राइवेट स्कूल्स को और बजट स्कूल्स को झेलना पड़ा। उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए और फिर स्कूल बंद हो गए। और जब तक ये पूर्णतः स्कूल थोड़ी देर के लिए 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली नहीं खुलेंगे तब तक स्कूल वाले लाइन पे नहीं आ पाएंगे। 1 महीने का स्कूल खुलने का मतलब हम 3 महीने और पीछे चले जाते हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ आप सरकार तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।